हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देखेंगे मॉडल पेपर पार्ट 8। देखिए, इससे पहले ही मैंने इसके 7 पार्ट प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। इसमें इन पार्ट्स में मैंने केवल जो एयरफोर्स, नेवी और डबल ए वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं, वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने चूज़ करके कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट से और या मोस्टली जो मतलब लगता है कि आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन, इस पार्ट का पहला क्वेश्चन, यानी कि फर्स्ट नंबर। देखिए, दिया हुआ है कि 52 ताश की गड्डी से, मतलब जो कार्ड्स होते हैं हमारे टोटल 52, उसमें से 3 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं। तो तीनों के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, मतलब तीनों अगर हम कार्ड निकालें तो तीनों की तीनों ही वो रेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए, हमारे पास जो रेड कार्ड्स होते हैं वो 26 होते हैं, और 26 जो होते हैं हमारे ब्लैक होते हैं। तो उन 26 से हमने 3 कार्ड निकाले हैं, ये हमारा एन ई हो गया। एन एस क्या हो गया, ओवरऑल जो हमने 52 से निकाले हैं, यानी कि 52 अप टू 26। 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, 26, 25 और 24। ठीक, 52 को 52 लिखा, फिर 51, और इससे इसके पहले कौन आएगा, 50। इनको कैंसिल करना है हमें, 26 2, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2, और ये फिर से 6 हो जाएगा। तो कैंसिल करेंगे 2 और ये 3 से, तो 2/17 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, जो आपकी ऑप्शन नंबर है हमारा। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि एक अतिपरवलय की उत्कीर्णता 2 है और नाभियों के बीच की दूरी 8 है, तो उस अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा। तो देखिए, हमें ई की वैल्यू दी गई है 2, ठीक है, और ए ई की वैल्यू दी गई है, यानी कि 2 ए ई की वैल्यू, 2 ए ई की वैल्यू हमें दी गई है 8, क्योंकि यही नाभियों के बीच की दूरी होती है। ये हमें ई 2 दिया है, जैसे ही हम 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 8। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। हमें पता है कि इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सी बात है कि ए यहाँ पे आए रखा जाएगा, तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, और ये किसमें है, केवल एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन डी। तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक मूल 4 हो, मतलब इसका एक मूल जो है वो 4 है, जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के मूल बराबर हैं, तो कह रहा है क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इसका मूल है, यानी इसका रूट है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस इक्वेशन में हम ये 4 रख दें तो 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा -7। ये -7 हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इक्वेशन आ जाएगी, जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें जब रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब इसके जो दोनों रूट्स हैं वो आपस में इक्वल है, तो अगर रूट्स इक्वल होते थे तो हमारी इक्वेशन क्या होती थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब बी की वैल्यू यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आंसर हो जाएगा 49/4, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी। इसके बाद दिया है कि वक्र मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 4 का अक्षों से घिरा एरिया कितना होगा, यानी इसका एरिया कितना होगा। तो याद रखिएगा, कभी आपको क्वेश्चन दी जाए ए मॉड एक्स और बी मॉड एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन अगर आप कभी दी जाए और पूछा जाए अक्षों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, देखिए कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका 2c स्क्वायर बाई ए बी, 2c स्क्वायर बाई ए बी। अब देखिए यहाँ पे c की जगह सॉरी इक्वल में यहाँ प्लस c हो सकता है और ये इक्वल में जा सकता है, क्योंकि c पे स्क्वायर लगा है। अगर माइनस में होगा तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 4 वैल्यू दी गई है c की, तो c का स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा, और a और b दोनों की वैल्यू यहाँ 1 1 है, तो आंसर हो जाएगा कितना हमारा 32। तो आंसर बी सही। और ये क्वेश्चन अभी जो अभी इंडिया का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ए मॉड एक्स दिया हो प्लस बी मॉड एक्स दिया हो, बी मॉड वाई हो सॉरी, प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका जो एरिया होगा वो होगा वैसा 2c स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दूसरी तरीके से भी दिया जा सकता है। कैसे, जैसे कि मान ली कह दिया जाए कि भाई ये जैसे इक्वेशन लिखी हुई है ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई
इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें हम 4 इक्वेशन बना सकते हैं। अगर हम एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस ले लें, क्योंकि मॉड एक्स की 2 वैल्यू होती हैं, तो पहली इक्वेशन होगी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी। अगर सबको माइनस ले लें तो ये इक्वेशन हो जाएगी। अगर एक एक्स को माइनस ले लें, वाई को प्लस ले लें, या वाई को माइनस ले लें, इस तरीके से, तो ये 4 इक्वेशन बन गई। तो अगर आपसे कह दिया जाए ये 4 इक्वेशंस का एरिया कितना है, तो अभी आप ये लगाएंगे। केवल एक का एरिया पूछा जाए तो इसमें क्योंकि 4 थी तब 2c² ए बी था, इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो फिर एरिया हो जाएगा c²/2ab, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 32। क्लियर। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 का। आगे के किस मान के लिए, इस के किस मान के लिए सरल रेखा 3x + 4y + k = 0 और वृत्त की स्पर्श मतलब वृत्त को स्पर्श करेगा। तो देखिएगा कि अगर कभी कोई लाइन अगर हो y = mx + c, ठीक है, और अगर ये वृत्त x² + y² = a² को स्पर्श करेगी, टच करेगी, तो एक प्रतिबंध होता है, यानी कि जो कंडीशन होती है हमेशा फॉलो होती है, वो होता है c² = a² m² और प्लस a²। ये होती है सर्किल के लिए, यानी कि वृत्त के लिए। जबकि अगर हम बात करें पैराबोला की, यानी कि परवलय के लिए, तो ये कंडीशन होती है अगर y = mx + c, y² = 4x को स्पर्श करें, तो इसके लिए होता है हमेशा c = a/m। यहीं पे अगर ये दीर्घवृत्त को स्पर्श करे, यानी कि इलिप्स को, तो फिर इसके लिए कंडीशन होती है c² = a² m² और प्लस b²। जबकि हाइपरबोला के लिए ये हो जाता है c² a² m² और माइनस। तो ये चारों कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये वृत्त के लिए है, ये पैराबोला के लिए है, ये एलिप्स के लिए है, और ये हाइपरबोला के लिए है। तो फिलहाल हमें पैराबोला दिया है, सॉरी वृत्त दिया हो। तो वृत्त में देखिए अगर हम सबसे पहले देखें तो ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 16 है, यानी कि a² की वैल्यू 16 है, ए की वैल्यू 4 है। तो देखिए सी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सी के लिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे पहले y = mx + c में। तो जैसे सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमें मिलेगी -k/3, तो स्क्वायर कर लेंगे तो k²/9, ठीक। और यहाँ पे a की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। m निकालेंगे, यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, देखिएगा इसको अगर नेक्स्ट पेज पे देखिए, इसका पेज भर गया, इसको चेंज कर देते हैं। देखिए दिया हुआ है c² = a² m² और प्लस a², ठीक है। तो c की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है यहाँ पे, इसको अगर हम लिखें तो 4y = क्या लिखेंगे, -k और -3x, तो k/4 आ जाएगा, यहाँ पे 4y है, तो k²/16 a² यानी कि 16 हो जाएगा। m की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करें तो 3 यानी कि 9/16, और a² यानी कि 16, वैल्यू हमें k की फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखिए ये 16 कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा तुम्हारा k²/16 = 25। अगर स्क्वायर रूट लेना तो यहाँ k/4 और यहाँ हो जाएगा कितना 5, तो k की वैल्यू आ जाएगी 20। अब यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, तो +-20 आंसर होगा सी, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ f(x) = x/mod(x), सॉरी ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) की वैल्यू क्या होगी। तो देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस। तो सबसे पहले तो समझिए ये फंक्शन होता क्या है। इस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि इसकी डेफिनेशन होती है लेस देन और इक्वल टू। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर यहाँ पे हमने 2 लिखा है तो ये होल वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका आंसर 2 ही होगा। लेकिन अगर कहीं हमने यहाँ पे 2.5 लिख दिया तो फिर ये इक्वल नहीं होके, क्योंकि यहाँ पर इक्वल हो गया था, लेकिन इस कंडीशन में ये लेस देन होगा। मतलब 2.5 के अगर आगे देखें तो नेक्स्ट नंबर 3 होगा, वो हमें नहीं लेना है, उससे पहले वाला नंबर आएगा यहाँ पे, यानी कि 2.5 के पहले क्या आएगा 2। जैसे हम यहाँ लिख दें 1.9, जिसकी वैल्यू 1.9 हम क्या लेंगे 2 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 1 लेंगे, लेस देन हो जाएगी, ठीक है।
तो यही इसका मतलब होता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब इसका नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन ये पीछे की ओर भाग जाता है, ठीक है, रिवर्स होता है तुरंत। देखिएगा जैसे सबसे पहला छठा नंबर क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है एक्स, तो इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसकी हमें पता है कि दो वैल्यूज हो जाएंगी, तो इसमें इस कंडीशन में हमें राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट निकालनी पड़ेंगे। जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस रखेंगे हम। जब 2 प्लस रखेंगे तो यहाँ पे एक्स की जगह तो 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये 2 प्लस हो जाएगा राइट वाली कंडीशन में, तो 2 प्लस लेंगे। उस जब 2 प्लस होगा तो इसका मतलब है कि 2 में कुछ वैल्यू बढ़ गई, तो 2 में अगर कुछ वैल्यू 0.1 भी बढ़ी तो ये जब वापस रिटर्न होगा, क्योंकि हमें पता है कि 2.01 का मतलब क्या हो गया इस इंटीजर फंक्शन के अंदर 2, तो यहाँ से क्या सॉरी, हाँ 2 बार आएगा तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। लेकिन यहीं पे अगर हम लिखा हो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, तो जब ये 2 माइनस यहाँ लिखा जाएगा तो यहाँ तो 2 हो जाएगा, क्योंकि x पे तो कोई नहीं है तो 2 ही रखना जाएगा। यहाँ पर 2 जब माइनस होगा तो इसका मतलब है 2 से थोड़ी वैल्यू कम। जब 2 से वैल्यू थोड़ी कम होगी तो ये 1 पॉइंट में समथिंग चला जाएगा, और ये 2 बाई 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 2/1, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 1 आ रहा हो, यहाँ से 2 आ रहा है, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ये पहले वाले पार्ट में मैंने बताया हुआ है, तो अगर आपको नहीं देखा तो देखिए जाके, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं वहाँ पर जो कहीं ना कहीं सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा टी। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 में कहा गया है कि 2, 3, 4, 5, 6 और 0 से 400 और 1000 के बीच टोटल हम कितने नंबर बना सकते हैं। मतलब 400 और 300 के बीच, सॉरी 1000 के बीच टोटल कितने नंबर, तो जितने भी नंबर्स इनके बीच में होंगे इसमें 3 डिजिट्स होंगे, तो इन 3 डिजिट्स को हमें फिल करना है। तो देखिए कैसे फिल करेंगे। हमारे पास नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 0। तो सबसे पहले तो हम 3 डिजिट्स नंबर बना रहे हैं, और 400 से ग्रेटर है, तो जो भी पहला डिजिट्स होगा वो कहीं ना कहीं या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 2 होगा अगर पहला डिजिट, तो वो नंबर 400 से कम हो जाएगा, 3 में भी कम हो जाएगा। तो ये तो मस्ट है कि लास्ट जो स्टार्टिंग नंबर है वो या तो 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे, तो मतलब इसके प्रोसेस हो गए 3 पहला फिल करने की, सॉरी पहली जगह फिल करने के। क्लियर। अब इसी में आगे आप देखिएगा, अब सेकेंड नंबर जब हम भरेंगे तो हमारे पास एक नंबर तो इसमें से भर दिया होगा। हमारे पास डिजिट कितने बचे, 2 ये थे और एक ये 0 3, और इसमें से 2 यानी कि 5, तो यहाँ बचे जगह 5। अब अगली बार फिर से एक नंबर में कम हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो फिर अब 4 बचे, तो 4 पंचे 20 कहीं 60, मतलब टोटल जो नंबर बनेंगे 4 के बीच में वो कितने हो जाएंगे 60, ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे देखिए इसी तरीके से 8 नंबर क्वेश्चन कि एक सिक्के को 5 बार फेंका जाता है, मतलब 5 बार इसको हमने थ्रो किया है और 3 बार हेड आए। तो देखिए 5 बार अगर फेंका है और 3 बार हेड आए और ये 2 बार क्या आया होगा टेल, तो इसके हम प्रोसेस निकाल लेते हैं कितने हैं, तो फैक्टोरियल 5, परम्यूटेशन में वही वाला प्रॉफिट लगाना जिससे पहले मैंने बताया आपको। तो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3 और बाय फैक्टोरियल 2। 5 को क्या लिखेंगे 120, 3 का मतलब 6 और 2 का मतलब 2, तो ये सीधे सीधे 10 आ गए। तो 10, और क्योंकि एक सिक्के को छाला 5 बार तो 2 की पावर 5, तो 10/32 यानी कि 5/16 आंसर होगा। सॉरी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में बोला हुआ है कि 1 2 3 4 3 2 1 में से विषम अंकों को विषम स्थान पर रखते हुए, इनको विषम जो अंक दिए रहे इनको विषम इसमें प्लेस पे रखना है, और ऐसे कितने अरेंजमेंट्स टोटल बन जाएंगे इस नंबर्स की, ये हमें बताने। तो देखिए टोटल नंबर अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं हमारे पास। तो अगर हम देखें लिख लें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 7, ये हमें 7 जगह है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें फिल करनी है। तो देखिए विषम स्थानों पर विषम अंक, तो विषम स्थान हमारे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, 4 जगह हैं। और नंबर हमारे पास विषम कितने हैं 1 2 3 और 4, मतलब 4 डिजिट, मतलब 4 नंबर्स हमारे पास हैं और 4 प्लेसेस हैं, तो इनमें भर देंगे हम इनको। तो इनके तरीके होंगे फैक्टोरियल 4, और इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं 1 1 और 3 3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2/2। सॉरी, देखिए
तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 और डिवाइड बाई ये 2 इंटू 2, तो यहाँ से आ जाएगा टोटल 6। ठीक, ये अरेंजमेंट। अब बाकी जो ये दो बचे हैं 2 4 6, इसके क्योंकि दो नंबर हमारे पास 3 नंबर अभी और हैं, इनको फिल करने के 3 जगह हैं। तो इसमें देखिए 2 4 2 लिखा है यानी फैक्टोरियल 3, और इसके बाद ये इसमें से दो नंबर रिपीट हो रहे हैं 2 और 2, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमको 3 मिलेगा। तो ये 6 और इंटू 3, टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे 18। तो आंसर हो जाएगा बी। तो 7 पुरुष और 3 महिलाओं में से 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है, जिसमें से 3 महिलाएं जो है 3 पुरुष जो है वो अवश्य हैं। तो 3 पुरुष होंगे तो 7C3। तो महिलाओं की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि 5 हमें लेने हैं, 3 पुरुष हो गए तो 2 महिलाएं होंगी, तो 3C2। तो 7C3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 6 इंटू, इसको हम 3 लिख सकते हैं, 3C2 को कैंसिल हो गया, 35 और 3 105। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जेड जो है एक हमारी समित संख्या यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और तो मॉड जेड जेड माइनस 1, इसका हमें न्यूनतम मान मतलब कितना होगा ये बताना है। तो देखिए कि जो ये मॉडुलस जेड होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर जेड इज इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है तो इस मॉड जेड की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है, बिल्कुल सही है, 0 हो सकती है। और 0 कब होगी? जब x और y दोनों ही हमारे 0 होंगे। ठीक, अब जैसे ये मॉड जेड लिखा है तो इसको तो हम यही लिख सकते हैं, और इस वाले मॉड जेड माइनस 1 को, क्योंकि जेड माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, x प्लस आई वाई माइनस 1, तो ये और ये रियल नंबर हो जाएंगे। तो ये यानी कि इसका मॉडुलस आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आएगा, ये अलग पार्ट है, ठीक है, यही तो आएगा। अब देखिए ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होगी? 0, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो फिर ये 1 बच जाएगा, बचेगा 1। तो कुल मिला के जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी। एक्स और वाई दोनों 0 हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी 1 होगी। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में क्या दिया हुआ है? 12 में कहा गया है कि cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, टी कैपिटल टी स्क्वायर है, और साइन y इज इक्वल टू टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डी वाई डी एक्स कितना होगा? तो देखिए आंसर 1 2 मतलब टी में आ नहीं रहा, तो हम टी को एलिमिनेट कर लेंगे किसी तरीके से। दो तरीके हैं इसको करने के, या तो टी बराबर टेन थीटा रख लीजिए, या दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम इस एंगल को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लें, कॉस एक्स, इस एक्स को एक्स मान लें, तो ये वाला 1 होगा, और ये हमारा साइड हो जाएगी 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, तो ये हमारी टी आ जाएगी। अब यही अगर हम इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले के लिए देखें, तो साइन इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या लंब बटे का। तो यानी कि यही वाला ट्रायंगल इसके लिए भी सही है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम y भी लिख सकते हैं x की जगह। तो यहाँ पे x और y एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब x और y दोनों इक्वल हैं। x और y दोनों क्या है? इक्वल। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी वाई डी एक्स कितना आ जाएगा? 1। तो आंसर हमारा सी सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 13 में हमारा क्या दिया हुआ है? 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि -1 से 1 e की पावर मॉड x और dx। तो इसकी वैल्यू देखिए, पहले तो हमने इससे पहले आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन की अगर -a से a लिमिट दी हो तो हम देखते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पीछे देखिए जाके, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब अगर इसको हम प्रॉपर्टी लगाएं तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि -x रखने पर ये फंक्शन वैसे ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से 1 2 e की पावर मॉड x dx। अब ये देखिए, अब इस मॉड x का कोई यूज नहीं रहा। मॉड x का यूज तब खत्म हो जाता है जब आप इसको इक्वल टू 0 करें, x को, ये जो मॉड में लिखा है, और इसकी जो वैल्यू है वो यही वही हो जो इसमें लिमिट में दी हो। तो इसका मॉड का मतलब खत्म हो गया, अब इसका कोई यूज नहीं है। अब हम सीधे सीधे इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट 0 से 1 e की पावर x। अब सीधे इंटीग्रेट कर लीजिए, तो e की पावर x का e की पावर x होगा, 2 बाहर है और इस पे लिमिट लगानी 0 से 1, तो 2 1 लिमिट लगाएंगे तो e, और 0 लगाएंगे तो -1, तो 2e -1 आंसर हो जाएगा बी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्या दिया है?
14 नंबर दिया है कि एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है एफ एक्स की। तो देखिए एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस 1/x। इसको हम अगर दो ऐड करके दो सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ पे, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस 1/x का। अब यहाँ पे x प्लस 1/x की जगह हम x रख दें, क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ भी x हो जाएगा -2। तो आंसर हो जाएगा x² - 2। बी आंसर हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा दिया है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि ए और बी दो समान वर्ग की आव्यूह हैं तो एडजॉइंट ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जैसे आपने देखा होगा कि अगर ए बी इनवर्स लिखा हो तो हमसे पूछा जाए तो हम सीधे आंसर देते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। ठीक है, ए बी की पावर टी हो तो इसको हम लिख लेते हैं बी की पावर टी इंटू ए की पावर टी। टी का मतलब यहाँ ट्रांसपोज से है, ठीक है, यानी कि परिवर्त आव्यूह। तो इसी तरीके से एडजॉइंट ए बी अगर आपसे पूछा जाए तो ये होगा एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x² प्लस बी एक्स प्लस सी तथा x² प्लस सी एक्स प्लस बी के गुणनखंड जो है वो समान है, मतलब जो इसके फैक्टर्स होंगे वो इक्वल है, तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो राइट है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए पहले तो देख सकते हैं कि इनके गुणनफल अगर दोनों के सेम हैं तो पहली इक्वेशन दी है x² प्लस बी एक्स प्लस सी, सेकेंड इक्वेशन दी है x² प्लस सी एक्स प्लस बी। ठीक है, तो अगर इनके गुणनखंड सेम है तो इसमें कोई भी वैल्यू रखने पर जो इसके गुणनखंड होंगे इसकी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो वो गुणनखंड तो हमें पता नहीं है, तो अगर हम ये मान लें कि वो x ही वैल्यू है जिसकी इसके गुणनखंड सेम है तो ये दोनों इक्वेशन ऐसे ही आ जाएंगे। अब दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा b माइनस सी और यहाँ पे आ जाएगा c माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये x की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। अब ये -1 जो हमारी वैल्यू आई है हम इन दोनों इक्वेशन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर हम पहली इक्वेशन में यूज करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 और 1 माइनस का b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा, 1 यानी कि c प्लस b। इसको अगर हम उस साइड ले जाएं तो हमें x की वैल्यू -1 मिली है, -1 रखने पे ये 1 हुआ, ये माइनस हो गया और ये c। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, -1 सॉरी -1 यहाँ से नहीं आएगा, 1 ही आएगा। तो जैसे ही 1 रखेंगे हम यहाँ पे तो 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो आंसर हमारा बी सही होगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये हुई है कि यहाँ पे जब इसको उस साइड ले जाएंगे तो दोनों कैंसिल होंगे तो x की वैल्यू +1 आएगी। क्लियर, तो आंसर हमारा बी सही होगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में कहा गया 2, 4, 8, 16 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो देखिए 3 चीजें होती हैं, आपने पढ़ी होगी, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। ठीक है, हमें फिलहाल इसमें अभी बताना है कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है। तो देखिए गुणोत्तर माध्य क्या होगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे गुणोत्तर माध्य, देखिएगा कैसे करेंगे। एक मिनट देखते हैं कैसे करेंगे इसको हम। गुणोत्तर माध्य देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए गुणोत्तर माध्य का ऐसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि GM इज इक्वल टू होता है √AB, ये तो होता है, लेकिन ये तब होता है जब टर्म्स 2 हो। तो यहाँ पे हम जो सट्स पावर होती है ये भी 2 लगाते हैं, कर्णिघात 2 भी 2 लगाते हैं। यहीं पे अगर टर्म पावर जो हो जाए वो n हो जाए, यानी नंबर्स हमारे n हो जाए, तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ A1 आ जाएगा, यहाँ A2 आ जाएगा, यहाँ A3 आएगा, डॉट 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 AN आएगा। क्लियर, और इसी का एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है कि GM इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे 2 ही रहेगा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म।
ये तब हम लगाते हैं जब जो नंबर्स हमारे दिए हों वो एक जीपी को फॉलो कर रहा हो। तो देखिए 2 का इसमें डिवाइड करें तो 2 आएगा, इधर डिवाइड करें तो भी 2 आएगा, इधर भी डिवाइड करें तो भी 2, इधर भी डिवाइड करें तो भी। तो हम देख रहे हैं कि ये जीपी की सीरीज है और इसका हमें गुणोत्तर मान निकालना है। तो केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इंटू में, तो यहाँ पे 2 और ये 2 इंटू 32, ये 64 हो जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8। तो आंसर हमारा बी सही होगा। इसके बाद ये 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य विचलन, इसको हम लोग मीन डेविएशन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में तो हर बार आता है ये एग्जाम में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है एमडी का डायरेक्ट, इसको याद रखना है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। एक्स आई का मतलब ऑब्जर्वेशन जो हमें दिए हुए हैं, एक्स बार का मतलब होता है इन सबका मीन, और एन का मतलब टोटल नंबर जितने भी हैं। तो देखिए हमारे पास जो नंबर है वो है 2, 4, 6, 8 और 10। अब इसका मीन देखें तो मीन हमारा कितना हो जाएगा 6। मीन 6 इसलिए होगा क्योंकि मीन का मतलब होता है सभी टर्म्स का सम और टोटल नंबर्स, यानी कि जो एवरेज होता है। तो 6 आ जाएगा। अब 6 में हमें क्या करना है, इसमें माइनस करना है 6 को, क्योंकि एक्स आई और माइनस एक्स बार का हमें डिफरेंस चाहिए। जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 2 और यहाँ पे 4। तो इनको हम अगर ऐड करें तो 4, 2, 6 और ये 6, 12 हो गया। तो ये ऊपर रखेंगे 12 इस जगह पे। टोटल नंबर कितने हुए n, यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि इन सबको हम बाद में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लगा है। सिग्मा का मतलब ही होता है हमें ऐड करनी है नंबर्स को। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कि वास्तविक मूल कितने होंगे। देखिए मूल तो कई होते हैं लेकिन वास्तविक मूल कितने होंगे। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के फैक्टर करें तो देखिए 2 फैक्टर्स होंगे इसके, एक 3 होगा और -2, तो आएगा फैक्टर। तो अगर यहाँ से देखें तो हमें मॉड एक्स की वैल्यू लेकिन 2 मिल जाएंगी। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई भी होता है बाद में। तो एक्स की मॉड एक्स की वैल्यू -3 और मॉड एक्स की वैल्यू 2 मिल गई। तो इसमें से अब पता कैसे करेंगे कौन से रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स केवल और केवल 2 हैं इसके। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू 2 होती हैं, एक एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और जैसे यहाँ माइनस एक्स लेंगे एक्स की वैल्यू -2 हो जाएगी। यही दोनों रियल रूट्स हैं। ये रियल रूट्स नहीं है। क्यों नहीं है रियल रूट्स? रियल रूट्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये मॉड लिखा हुआ है और मॉड की वैल्यू कभी भी आप माइनस में ला ही नहीं सकते हैं, मॉडुलस की वैल्यू। तो ये रियल रूट्स होंगे ही नहीं, ये इमेजनरी रूट्स हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि इसके जो वास्तविक मूल्यों की संख्या है वो 2 है। इसके बाद देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 10। इसमें ये बताना है कि प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को कोई भी चुना गया है। तो आपको ये बताना है कि जो चुनी हुई संख्या है वो 5 या 15 का फैक्टर होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। बहुत सिंपल है, देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 120 तक टोटल नंबर्स अगर हम देखें जो 5 से डिवाइड होंगे तो वो होंगे टोटल 24। 15 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे 120 से? 15, मतलब 15 से जो 120 से डिवाइड होंगे वो 8 होंगे। टोटल नंबर हम देखें तो 32 हो गए। अब इसमें से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 5 से भी डिवाइड हुए होंगे और 15 से भी डिवाइड हुए होंगे, और वो हमने 5 में भी लिख दिए हैं और 8 में भी लिख दिए हैं, मतलब इसमें भी लिख दिए हैं। तो वो हमें एक ही बार लिखने होंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें जो नंबर्स रिपीट करके हमने लिखे हैं वो हटाने पड़ेंगे। तो पता कैसे करेंगे? तो 5 और 15 का हम एलसीएम लेंगे। तो 5 और 15 का एलसीएम होगा कितना होगा? 5 और 15 का एलसीएम, 5 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो 15 से जब 120 डिवाइड होगा तो 8 आएगा, मतलब इसमें से 8 हमें फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 24। तो 24 ये हो गया, ये हमारा एन हो जाएगा और एन एस कितना होगा? टोटल 120 काट लीजिए तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा वीडियो का था 8वां पार्ट। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, जिससे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो रहा तब तक हम आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके पास लाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।